अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्वलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, स्वलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाजरीन, टीम एसडीआई उम्मीद फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हम दाई कबीर वक़ार अहले सुन्नत हाफिज़ व कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब की रहनुमाई में स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स की खिदमत में पेश रहते हैं, आगे रहने की कोशिश करते हैं और हर वक्त आपकी खिदमत की सआदत हासिल करते हैं। आज फिर एक टॉपिक के साथ, एक ऐसे टॉपिक के साथ जो स्टूडेंट्स हमेशा फेस करते हैं और जिसकी शिकायत हमेशा स्टूडेंट्स की तरफ से आती है, और इवन हमने भी इसे पढ़ाई के दौरान और आज भी जब हम पढ़ाई करते हैं, स्टडीज करते हैं, तो इन चीज़ों को हम फेस करते हैं, और वो है डिस्ट्रैक्शन। आज सबसे पहले हम डिस्ट्रैक्शन को समझेंगे, फिर कुछ टेक्निक्स को हम आपके सामने पेश करेंगे जिससे इंशाअल्लाह इसको ओवरकम करना आपके लिए आसान होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्ट्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रैक्शन एग्जैक्टली है क्या, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर डिस्ट्रैक्शन को आप थोड़ा सा इस वर्ड पे अगर आप गौर करें तो इसका अपोजिट होगा ट्रैक्शन। अब ये दोनों का मतलब क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज कॉमन है, वो है एक्शन। एक्शन यानी अमल, काम, जैसे पढ़ने का काम हम कर रहे हैं, स्टडीज जो हम कर रहे हैं, दैट इज एक्शन। तो जब डिस्ट्रैक्शन होता है तो एक्शन अफेक्ट होता है। नाउ एग्जैक्टली डिस्ट्रैक्शन वर्ड का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। ट्रैक्शन का मतलब ये होता है वो एक्टिविटीज जो आपने प्लान की है। ट्रैक्शन वो एक्टिविटीज जो आपने ऑलरेडी प्लान की है, और डिस्ट्रैक्शन वो एक्टिविटीज होती हैं जिसको आपने प्लान किया नहीं बट आपसे हो रही हैं। तो इसकी वजह से जो आपका प्लान एक्शन है वो अफेक्ट हो जाता है। जैसे अब यहां एक बात और समझ में आई कि इफ यू वांट टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन, अगर आप डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना चाहते हो, उसको अवॉइड करना चाहते हो, तो आपको प्लानिंग में परफेक्ट होना पड़ेगा। एडवांस प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि जस्ट सुबह उठा और पढ़ाई डायरेक्ट शुरू कर दिया, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन होने ही वाला है, उसमें डिस्ट्रैक्शन आने ही वाला है। इसलिए पहले से हमको प्रिपेयर्ड रहना कि नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट आवर में क्या करने वाला हूं, ये डिफाइंड होना, ये बहुत जरूरी होता है। दैट इज प्लानिंग। कल के दिन बिफोर यू गो टू बेड, आप बेड पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कल मैं क्या करने वाला हूं। उसका पूरी तरह से प्लान कर लेना, उसको ऑर्गेनाइज कर लेना कि कल सुबह फजर में जब उठूंगा, फजर की नमाज पढ़ने के बाद में मैं इंशाअल्लाह ताला इतनी देर तिलावत करूंगा, उसके बाद मैं अपनी स्टडीज का आगाज करूंगा। तो मैं फर्स्ट 1 आवर ये पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद थोड़ी देर में वॉकिंग कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं ये काम करूंगा। इस तरह से पूरी तरह से प्लानिंग करना। हमारा ऑलरेडी एक सेशन हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, टीम उम्मीद के हमारे साथी रजा मुल्ला सर और सलमान पेटीवाला आईआईटी चेन्नई गोल्ड मेडलिस्ट, इनके जरिए हो चुका है पहले, जिसको आप देख सकते हैं। उसमें प्लानिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया था। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर नहीं कवर करूं जो ऑलरेडी पहले कवर हो चुके हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वेल प्लान्ड हैं तो डिस्ट्रैक्शन आपका कम होगा, अगर आप वेल प्लान्ड हैं। अच्छा, सिर्फ प्लानिंग करके नहीं चलेगा। अगर आपने पहले से प्लान कर दिया है कि कल मुझे ये काम करना है, या मैंने ये प्लान कर दिया है कि आज इवनिंग में मुझे ये काम करना है, ये काम से मुराद ये सब्जेक्ट्स मुझको पढ़ने, इन सब्जेक्ट्स की स्टडीज मुझे करनी है, तो वो आपने बना तो दिया। प्लान बनाने में तो बहुत अच्छा हम बना लेते हैं, लेकिन अच्छा प्लान वो है जिसमें एग्जीक्यूशन अच्छा होता है। अब उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए मैं एक नया टर्म शायद आपके लिए होगा जो सिखाने के लिए जा रहा हूं, और वो टर्म है PDCA साइकिल। PDCA साइकिल। साइकिल यानी ये रिवॉल्व होता रहेगा, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। व्हाट इज P? P इज प्लान। प्लान। व्हाट इज D? D इज डू। एज पर प्लान, गो अहेड, एग्जीक्यूट करो उसको, डू। उसके बाद में क्या है? चेक। C फॉर चेक। C is for
चेक, यानी जो प्लान आपने किया था उस प्लान के मुताबिक आप चल रहे हैं या नहीं, उसको चेक करना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप देख लीजिए, अगर हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारे पास शेड्यूल होता है कि कौन से टाइम पे कौन से स्टेशन पे ट्रेन पहुंचेगी और हम अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंचने वाले हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो मोटरमैन जो होता है, जो ड्राइवर होता है, वो अपना अगर वो डिले हो गया, वो भी क्रॉस चेक करते रहते हैं कि कहीं हम डिले तो नहीं हो रहा। अगर डिले हो रहे हैं तो उसको किस तरह से हम बैलेंस करें, उसको किस तरह से हम कवर करने की कोशिश करें। तो सेम यहाँ पर होता है कि आप पहले उसको चेक करेंगे कि कहीं मैं प्लान में फेल तो नहीं हो रहा हूँ, जो प्लान मैंने किया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं नहीं चल रहा हूँ तो क्यों नहीं चल रहा हूँ, और उसको अकॉर्डिंग टू प्लान 100% एग्जीक्यूशन तक मैं कैसे ला सकता हूँ। उसके लिए आएगा एक्ट, फिर आपको एक्ट करना पड़ेगा। अब जब आप एक्ट करेंगे तो आपके प्लान में थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे एग्जाम देने भी अगर हम बैठते हैं तो आपको टीम उम्मीद के एग्जाम प्रिपरेशन, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, इसमें अक्सर ये बताया जाता है कि क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आ जाए तो उस वक्त भी आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन को मैं कितना टाइम दूंगा, कौन से क्वेश्चन को मैं कितना टाइम दूंगा और कितनी देर में मैं कहाँ तक रहूंगा। अगर उसमें आप लेट होते हैं, उसमें डिले होता है, तो आपके हाथ में घड़ी होती है, अकॉर्डिंगली आपको उसको बैलेंस करना होता है। तो यही पीडीएससीए साइकिल पर हमको एक्ट करना पड़ेगा। जब भी हम कोई प्लान बनाए तो वी शुड अप्लाई दिस पीडीसीए साइकिल। पहले प्लान, उसके बाद गो एज पर द प्लान, दैट इज डू, उसके बाद उसको चेक करना, और चेक करने के बाद इफ यू नीड टू डू सम चेंजेस इन प्लान तो अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट करना, और फिर वो प्लान आपके सामने आ जाएगा। फिर प्लान, फिर डू, फिर चेक, फिर एक्ट। ये एक साइकिल होता है, इसको फॉलो करना हमारे लिए जरूरी होता है। दैट इज कॉल्ड एज पीडीसीए साइकिल। तो अब तक हमने ये समझा कि डिस्ट्रैक्शन अपोजिट है ट्रैक्शन का। ट्रैक्शन वो एक्टिविटीज होती हैं जिसको हमने प्लान किया होता है, अगर उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं तो हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट होता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ अनप्लान्ड एक्टिविटीज हमसे होने लगती हैं ड्यूरिंग द स्टडीज, जिसको हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज अ परफेक्ट प्लान एंड पीडीसीए साइकिल, यानी प्लान के हिसाब से चलना, फिर उसको चेक करना, फिर अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस लाना, ताकि हमने जो टारगेट रखा है उसको हम अचीव कर सकें। तो ये एक पहला टर्म हमने सीखा, दैट इज पीडीसीए साइकिल। दूसरा टर्म जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक एग्जाम्पल यहां पर पेश करता हूं कि हम डिस्ट्रैक्ट होते क्यों हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करूं। आप अगर कार में सफर कर रहे हैं, कार में ट्रैवलिंग कर रहे हैं या बाइक पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, पिलियन राइडर हैं, पीछे बैठे हैं, राइडर कोई और है और पीछे आप बैठे हैं। दोनों कंडीशन को हम कंसीडर करके चलते हैं। एक कंडीशन ये है कि बाइक पर आप पिलियन राइडर हैं, यानी आप पीछे बैठे हैं। अब जब आप पीछे बैठे हैं तो आपने देखा होगा कि हम जब पीछे बैठे होते हैं तो सब कुछ देखते हुए जाते हैं। ब्रिज भी देख रहे हैं, रोड भी देख रहे हैं, और माउंटेन्स भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, पूरे मनाजिर हम देख रहे हैं, क्योंकि हम पीछे बैठे हुए हैं। और अगर हम एज अ राइडर हैं, यानी हम खुद गाड़ी चला रहे हैं, खुद बाइक चला रहे हैं, तो हम यहाँ वहाँ नहीं देखते। हमारी जो निगाह होती है, हमारी जो आंखें होती हैं, वो बिल्कुल सामने की तरफ होती है। या ज्यादा से ज्यादा हम मिरर देखते हैं कि अभी पीछे से कोई आ रहा है क्या, या लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, तो उस वक्त आसपास में कोई गाड़ियां हैं क्या, इस तरह से हम देखते हैं। ये एग्जाम्पल हमारी लाइफ पे सूट होती है, यही एग्जाम्पल हमारी लाइफ पे सूट होती है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर नहीं है। आप अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर नहीं है। जब आप ड्राइविंग सीट पे होते हैं तो आपको पता होता है कि भाई नजर हटी दुर्घटना घटी, कि अभी अगर मैं नजर हटाऊंगा तो लॉस हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। इसी तरह से हम स्टडीज करते वक्त अगर छोटी छोटी बातों से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि भाई इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ, 2 मैच में तो इंडिया हार गई, तीसरी मैच में पता नहीं क्या होगा, वो देखने के लिए, स्कोर देखने के लिए बार बार अगर हम उठ के चले जा रहे हैं, जिसका हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। अगर जीतती भी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हारती भी है तो आप पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बावजूद अगर आप उसको उठ कर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी नजर में आपके करियर से ज्यादा क्रिकेट मैच इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर नहीं है,
इसको आप समझ लें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा विजन क्लियर नहीं है। अगर हमारा विजन क्लियर होगा, मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, मैं स्टडी कर क्यों रहा हूं, अगर ये क्लियर होगा तो इंशाअल्लाह डिस्ट्रैक्शन खुद ही दूर हो जाएगा। जिसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक लड़की जिसका नाम रोशन जवाद, जो डॉक्टर हो गई 2008 में, आई थिंक उस बच्ची ने HSC में 92.2% स्कोर किए थे। और उसके बाद जब वो MBBS में एडमिशन लेने के लिए गई थी तो कॉलेज वालों ने एडमिशन देने से मना कर दिया। रीजन क्या था जानती हैं आप? पहले मैं बताता हूँ, रीजन तो बताता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा उस बच्ची का बैकग्राउंड में बताऊं, ताकि हमको पता चले कि विजन कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप अपने विजन में कितने सिंसियर हैं। इफ यू आर सिंसियर इन योर विजन तो डिस्ट्रैक्शन मैं समझता हूं कि 80 to 90% खुद ही हट जाता है, खुद ही खत्म हो जाता है डिस्ट्रैक्शन। और उसके बाद भी अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है मेहनत करने के बाद भी अपसेट होता है बच्चा, स्टूडेंट अपसेट होता है कि एग्जाम में जिस तरह से लिखना चाहिए था नहीं लिख सका, या क्लासरूम टेस्ट जो होता है सरप्राइज टेस्ट कभी कभी टीचर्स ले लेते हैं, उसमें बराबर से परफॉर्म नहीं कर सका, तो फिर क्या होता है कि वो अपसेट होने लगते हैं, डीमोटिवेट होने लगते हैं। उस वक्त क्या है, विजन तो क्लियर है लेकिन थोड़ा सा सेटबैक मिला, उसकी वजह से डीमोटिवेट हो गया। तो उस वक्त हमको ये अज्यूम करना होता है, एक ख्यालों की दुनिया में जाना होता है कि अभी अगर मैं मेहनत करूंगा इंशाअल्लाह तो आगे मैं क्या रहूंगा, जब मैं डॉक्टर रहूंगा तो किस तरह से मैं पेशेंट्स को चेक करूंगा, कैसा रिस्पेक्ट मुझे मिलेगा। इसको कहते हैं अजम्पशन करना। ये अजम्पशन भी आपको पावर देता है, ये अजम्पशन भी आपको ताकत देता है। तो ये तो उनके लिए हुआ जिनका विजन क्लियर है, लेकिन कुछ सेटबैक्स की वजह से वो डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन वो हमारे बच्चे जिनका विजन अब तक क्लियर नहीं है, जिनको पता ही नहीं है मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, बस माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ, टीचर पीछे पढ़े तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो फिर ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों से तो जाहिर सी बात है हम डिस्ट्रैक्ट होने ही वाले, क्योंकि हमको रीजन ही पता नहीं है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। तो हमको एक रीजन सेट करना पड़ेगा, विजन सेट करना पड़ेगा, जिसकी एक एग्जाम्पल डॉक्टर रोशन जवाद ने सेट की, जो आज एक डॉक्टर है माशाल्लाह। तो हुआ ये था कि ये उर्दू मीडियम से पढ़ने वाली एक बच्ची, जिसका बाप भाजी बेचा करता था, जोगेश्वरी मुंबई। ये स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये स्टोरी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर पढ़ी थी। आप देखें कि जब हम कोई अचीवमेंट करते हैं, जब कोई अचीवमेंट होता है तो दुनिया किस तरह से उसको वैल्यू करती है, उसके लिए किस तरह से हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो उसने बचपन से एक ख्वाब देखा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, उसका ये ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। अब उसके ख्वाब में कभी उसने ये नहीं सोचा कि मेरा बाप तो भाजी बेचता है, मैं कैसे डॉक्टर बन सकती हूँ। ये नेगेटिव एटीट्यूड उसने कभी अपने मन में ला ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे उस्ताद बुलबुल बागी मदीना अलहाज कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब का एक जुमला है जो अक्सर हम आपके सामने पेश करते हैं कि छोटी सोच और पैरों की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। तो पहले तो छोटी सोच को अपने जहन से निकालना, ये भी डिस्ट्रैक्शन का एक सोर्स होता है कि पहले से आप सोच के बैठे ये अपने से नहीं होने वाला, अपन इतना कर भी लिए तो आगे क्या होएगा, अबे मेरा अब्बा थोड़ी फीस भर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये पहले से अगर आपके मन में रहा तो आप तो अपने आप से डिस्ट्रैक्ट हो गए। सेल्फ आप अंदर से ही डिस्ट्रैक्शन के दो रीजंस होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। भाई मोबाइल से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन इंटरनल फैक्टर तो यही है कि आप खुद ही अंदर से ही कमजोर हैं, आपका प्लान ही परफेक्ट नहीं है, आपका विजन ही क्लियर नहीं है। तो उस बच्ची का मामला ऐसा था कि उसने बचपन से ख्वाब देखा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। अब ये नहीं सोचा कि भाजी वाले की बेटी हूं मैं, कैसे बनूंगी। उसने सिर्फ अपनी कोशिश की, और कोशिश करने वालों की कदर होती है, कोशिश करने वालों को अल्लाह नवाजता है अगर कुरान पाक को हम पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक में हर चीज़ का बयान है। और मेरे आका के फरामीन पढ़ें, क्योंकि हुजूर हर फील्ड में, हर शोबे में हमारी रहनुमाई करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम फरमाता है, अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। और जो अल्लाह की राह में कोशिशें करते हैं, अल्लाह उनको रास्ते दिखा देता है। और मेरे आका फरमाते हैं, मन जद्दा
वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। तो हम कोशिश तो करें, जितना हमसे होता है उतना तो करें। आगे रास्ते खोलने की जिम्मेदारी, रास्ते दिखाने की जिम्मेदारी तो हमारे मौला ने खुद ली है, सुभान अल्लाह। तो इस तरफ भी हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर टीम्स एंड टीम एसडीआई उम्मीद, कि हम आपको गाइडेंस भी देते हैं तो इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस, हम इसकी रोशनी में आपकी रहनुमाई की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक की मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो हमारी राह में कोशिशें करते हैं, हमारी राह में पता चला कि थोड़ी सी अपनी नीयत को भी सही रखना, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ताकि मैं अपनी कौम का नाम रोशन करूँ। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कल मेरे माँ बाप को, मेरे घर वालों को, मेरी माँ ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, मेरे बाप ने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मेरे वालिद साहब ने, कल उनको कोई हाजत अगर पेश आए तो मेरे पास इतना हो कि मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं, किसी के आगे कभी हाथ फैलाने की नौबत ना आए। अगर कल वो ओल्ड एज होने की वजह से, ज़्यादा उम्र होने की वजह से बीमार हो जाते हैं तो अल्लाह मुझे इतना नवाज दे कि मैं उनकी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कर सकूं। अगर ये इंटेंशन आपकी है तो अल्लाह की मदद आपके साथ है, यकीनन है। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और अल्लाह नेक लोगों के साथ है। तो एज अ स्टूडेंट अपने आप को गुनाहों से बचाना भी जरूरी, क्योंकि अल्लाह नेक लोगों के साथ है। तो खैर, ये अब कहीं आप ये ना सोचे कि तो पूरा बयान ही हो रहा है, इसलिए मैं अपने टॉपिक पर आ जाऊं। उस बच्ची ने जिसका नाम रोशन जवाद, जिसने अपनी कौम का नाम भी रोशन किया और जवाद किया और आगे बढ़ी। हुआ ये कि एसएससी में अच्छे मार्क्स पाने के बाद में बांद्रा गर्ल्स कॉलेज में उस बच्ची ने साइंस में 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया। एडमिशन हो गया, उसके बाद 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे। एग्जाम देके शी वाज गोइंग बैक टू हर होम, वो अपने घर की तरफ जा रही थी। लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके बांद्रा से जोगेश्वरी ट्रैवल कर रही थी। बांद्रा से ट्रेन जब छूटी तो वो अपनी पोजीशन को ट्रेन के अंदर मैनेज नहीं कर सकी थी। मुंबई की लोकल ट्रेनों की कंडीशंस आप जानते हैं। फिर हुआ ये कि थोड़ी देर ट्रेन चलने के बाद में वो ट्रेन से नीचे गिर गई और जिसमें उसके दोनों पैर कट गए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया। उस बच्ची को हर जगह जाकर अपनी कहानी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी कामयाबी उसकी कहानी बताती है, सुभान अल्लाह। ये पैगाम टीम उम्मीद से हम आपको दे रहे हैं। टीम उम्मीद के जरिए एसडीआई चैनल के तवस्सुल से हम आपको एक पैगाम दे रहे हैं। फिर क्या हुआ, वो बेहोश हो गई। फिर कुछ लोग उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, कुछ बंदों ने उसकी मदद की। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तब तक उसके 2 पैर कट चुके थे, पैर जुदा हो चुके थे। लेकिन जब उस बंदी ने आंख खोला तो उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी, उसे अपने कल के एग्जाम की फिक्र थी, क्योंकि उसके जहन में यह चल रहा था कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। पैरों की फिक्र नहीं थी, बल्कि उसको अपनी विजन की फिक्र थी, अपने टारगेट की फिक्र थी, अपने गोल की फिक्र थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अगर मैं एग्जाम नहीं दूंगी तो फिर मैं कैसे बनूंगी। सी द इफेक्ट ऑफ क्लैरिटी इन विजन। क्लैरिटी जब होती है विजन के अंदर, परफेक्ट विजन होता है, डिफाइंड होता है, तो आदमी को कैसे ताकत मिलती है, वो खुद डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचता है। हम और आप होते तो शायद रोते बैठते। यहां मैं एक शेर आपके सामने पेश करता हूं, मुझे उम्मीद है कि ये शेर आपको पसंद आएगा और आप इसको समझेंगे। साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की धूल से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं मेरा ख्वाब टूट गया, लोग कहते हैं मेरा ख्वाब टूट गया, अरे टूटती तो नींद है, ख्वाब नहीं टूटा करते। तो हमारे बच्चों ने ऐसा ख्वाब देखना भी जरूरी है, किसी अच्छे विजन को लेकर चलना भी जरूरी है। ये भी डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रखेगा अगर आपका विजन क्लियर हो। आगे क्या हुआ रोशन जवाद के साथ, डॉक्टर ने जब ये देखा कि बच्ची माशाल्लाह इतना अपने विजन को लेकर सिंसियर है, तो जाहिर सी बात है भाजी वाले की बेटी का ट्रीटमेंट एक भाजी वाला कितना कर सकेगा, कहाँ से इतनी फाइनेंशियल, लेकिन अल्लाह की मदद तो थी। तो खैर जैसे तैसे इलाज हो गया। उसके बाद में 12th स्टैंडर्ड में शी स्कोर्ड 92.2%। मुझे याद है उनका मार्क्स परसेंटेज, उनका याद है 92.2% उसने स्कोर किया। उसके बाद में गालिबन एंट्रेंस एग्जाम उस वक्त जी शुरू हो चुके थे, एंट्रेंस एग्जाम उस वक्त।
तो उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाने के बाद जब वो मेडिकल कॉलेज में के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई, उसका नाम भी आ गया मेरिट में। फिर जब वो एडमिशन लेने के लिए गई और डॉक्टर जब मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने ये देखा कि ये डिसेबल है, ये हैंडीकैप है और इसकी जो डिसेबिलिटी है ये मोर देन 70% है और 70% तक अलाउ है, वहां तक आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेज वालों ने एडमिशन देने से मना कर दिया। अब आप सोचो, एक और चैलेंज सामने था। हम और आप होते तो छोड़ देते, जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या करूं, नहीं हुआ जाने दो। लेकिन उसने अपनी कोशिश में लगी रही। वो उस डॉक्टर से जाके मिली जिस डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया था। डॉक्टर ने कहा कि बेटा डरो मत, हम कोर्ट तक जाएंगे। और कोर्ट में कई चक्कर लगाने के बाद में तो कोर्ट के जज, मुझे नाम उनका याद नहीं, आज भी अगर आप गूगल करेंगे ना, रोशन जवाद, इस तरह से डॉक्टर रोशन जवाद, उनकी पूरी स्टोरी जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी भी आई थी, तो चंद दिन पहले भी आई थी। तो डॉक्टर ने के जरिए कोर्ट में गए, वकील के जरिए कोर्ट में, वकील ने कहा कि मैं इस बच्ची से फीस नहीं लूंगा, मैं इसका केस ऐसे ही लड़ूंगा। इस तरह से आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में। फिर उसके बाद में कोर्ट के जज ने कॉलेज वालों से ये कहा कि आप इनको एडमिशन क्यों नहीं दे सकते। तो जवाब उनका ये था कि ये बच्ची कॉलेज आएगी कैसे। तो जज ने कहा था कि जब ये बच्ची कोर्ट आ सकती है तो कॉलेज क्यों नहीं जा सकती, आपको एडमिशन देना पड़ेगा। एक स्पेशल ऑर्डर इशू किया गया, उस बच्ची को एडमिशन मिला और जब वो बच्ची रोशन जवाद डॉक्टर बनकर फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ में डॉक्टर बनकर कॉलेज से बाहर निकली है, तो उसकी पूरी स्टोरी, पूरी लाइफ स्टोरी उसकी, जो उसने स्ट्रगल किया, जो उसने चैलेंजेस फेस किए, ये तमाम टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर आया था। तो आप देखो कि विजन में क्लैरिटी होना ये कितना जरूरी है। तो सबसे पहले ये इंटरनल फैक्टर को हमको दूर करना पड़ेगा, ये अंदर से। यहाँ फिर मुझे बुलबुल बागे मदीना अलहाज कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब की एक एग्जाम्पल याद आ गई कि आप फरमाते हैं कि एक होता है इंटरनल प्रेशर, एक होता है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो किसी लाइफ को स्पॉइल कर देता है। जैसे एक अंडा है, एग है, उसको आप ऊपर से मारेंगे तो एक लाइफ खत्म हो जाती है। अगरचे आप उसे ऑमलेट बना के खा लेते हैं, दैट इज एक डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज है। लेकिन इंटरनल प्रेशर जब उसी अंडे में होता है तो उसमें से एक चूजा निकलता है, एक बच्चा निकलता है, एक लाइफ निकलती है। तो एक इंटरनल प्रेशर हमारे बच्चों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये इंटरनल प्रेशर, ये विजन की क्लैरिटी, ये आपको डिस्ट्रैक्शन से काफी दूर रखती है। तो इस इंटरनल फैक्टर पे हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की। उसमें से एक फैक्टर पे हमने डिस्कशन कर लिया, दैट इज प्लान एंड PDCA साइकिल। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको पसंद आई होगी और आप इस पे अमल करके देखना, इंशाल्लाह इसका असर जो है ना वो आपको, इसका इफेक्ट अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। मैं इस पर अमल करने की कोशिश करता हूं और कॉर्पोरेट्स में भी हमने इन चीजों को देखा है। PDCA साइकिल कई जगह पर जब हम कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो बाकायदा पोस्टर्स लगे होते हैं, उसमें ये मेंशन होता है PDCA साइकिल, इस तरह से ये चीजें मेंशन होती हैं। अब होता यह है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते क्यों हैं, क्योंकि प्लान जो हम करते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हम जब प्लान करते हैं ना चार्ज हो जाते हैं। टीम उम्मीद का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद चार्ज हो गए, तो हमारे साथ भी होता था स्कूल में, कॉलेज में, चार्ज हो गए। किसी अच्छे मोटिवेटर को आपने सुना, चार्ज हो गए। रजा मुल्ला सर को सुना, चार्ज हो गए, है ना। सलमान पेटी वाला सर को सुना, चार्ज हो गए। इरफान मेघानी सर को सुना आप टीम उम्मीद के, अब चार्ज हो गए। अब बैठ गए सीधे, बैट पेन, अभी पेन नहीं रही, बैट हो गई है बैट, कि अब छोड़ूंगा नहीं, अब तो ऐसी पढ़ाई करूंगा कि इंशाअल्लाह धमाल होगा। इस तरह से हम प्लान कर लेते हैं, अच्छा सा एक प्लान भी बना लेते हैं और फिर जब उसको एग्जीक्यूट करने बैठते हैं तो 15 से 20 मिनट के बाद में हमारी चार्जिंग उतर जाती है। ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकल है जो बच्चों के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। अब इसको कैसे टैकल करना, तो यहाँ एक टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। उस टेक्निक को कॉर्पोरेट्स में भी हम यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं पोमोडोरो, POMODORO। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये एक जापानीज वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है आई डोंट नो, मुझे भी पता नहीं इसका मीनिंग क्या है, लेकिन एक टेक्निक है। अभी टेक्निक का मतलब क्या होता है, इसमें होता क्या, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या। होता यह है कि पहले आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं, आज के दिन आप करने क्या वाले। अच्छा, प्लान भी जो होता है ना वो
मंथली होना चाहिए, फिर उसके बाद वीकली होना चाहिए, फिर डेली होना चाहिए। इस तरह से प्लान होना चाहिए। अब डेली का प्लान है, आज का आपका प्लान क्या है? आज का आपका प्लान ये है कि 6 घंटा इंशाअल्लाह मुझे पढ़ना है। जाहिर सी बात है आपको टाइम तो देना पड़ेगा, और सिर्फ टाइम से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी भी देनी पड़ेगी। वरना 6 घंटा बुक लेके खाली बैठे तो वो जो उसके अंदर की जो मालूमात है, जो इल्म है, वो डायरेक्ट ट्रांसफर थोड़ी होगा। उसके लिए आपको पूरे फोकस्ड होके पढ़ना पड़ेगा, और वही अपने से होता नहीं है। तो उसको करना क्या? तो ये पोमोडोरो टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई करना है। वो कैसे? आपके पास टू डू लिस्ट यानी आपका प्लान है रेडी, आप स्टडी टेबल पे बैठे, आपका प्लान रेडी। आपके घर में स्टडी टेबल नहीं है, आप ऐसे ही जमीन पर बैठे, पिल्लो गोद में रखिए, अपना प्लान सामने रखिए। आपका प्लान जो है ना उसको आप सामने रखिए, और उसमें बिल्कुल मत शर्माइए, बिल्कुल अपने सामने रखिए। प्लान बनाइए, अपनी डायरी बनाइए, डायरी में लिखने वाले बनिए। प्लान में क्या तकलीफ हुई, रात में सोने से पहले आज के प्लान में मैं कहाँ फेल हुआ, इसको लिखना भी जरूरी। सेल्फ एनालिसिस ये करना। यहां पर अगर आप इसका दीनी एंगल देखेंगे तो हजरत उमर फारूक आजम रदिल्लाहु तआला अन्हु रात में जब अपने बिस्तर पर जाते तो दिन भर क्या काम हुआ, कैसे हुआ, इसका एनालिसिस आप किया करते। तो ये इस तरह से हमको रिलीजियस गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी हमारे दिन से मिलता है। तो उसमें कहाँ फेल हुए, कहाँ कर सके। आपने प्लान किया था कि आज मैं ये चैप्टर प्रिपेयर करूंगा, नहीं कर सके तो कितना किया उतना तो लिखो, उतना तो लिखो, लेकिन उसको लिखो ताकि जो और क्या मिस्टेक्स थी, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका, वो रीजंस अगर आप लिख लोगे ना, सिर्फ उसको ब्रेन में मत रखो, उसको नोट कर लो। अगर उसको आप लिख लोगे तो इंशाअल्लाह कल वो रीजंस आपके सामने होंगे और उसको आप निकालने की कोशिश करेंगे, उसको निकालने की कोशिश करें। अगर सिर्फ यहां रखेंगे तो सुबह उठेंगे तो उड़ा हुआ होगा, जहन से उड़ जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे हैं। पोमोडोरो क्या कहता है? पोमोडोरो ये क्या कहता है कि आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए, यानी आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि दिस इज माई प्लान, जिसको हम टू डू लिस्ट भी कह सकते हैं। दिस इज माई प्लान। अब आपको क्या करना है? पहले तो आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, अपने आप को समझना है कि मैं कितनी देर तक कंटिन्यूअस फुल फोकस्ड होकर, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ठीक है, बंद कमरे में जहां कोई नॉइस नहीं है, मोबाइल साइलेंट पर है, देयर इज नो वन टू डिस्टर्ब मी, फैमिली मेंबर्स मुझे आके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसी सिचुएशन में मैं कितनी देर तक कंटिन्यूअस फुल फोकस के साथ पढ़ सकता हूं। तो अगर मैं मेरी बात करूं, और मैंने दूसरे स्टूडेंट से और अपने कलीग्स से जब ये पूछा, टीम उम्मीद के साथियों से भी जब मैंने पूछा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम एवरेज टाइम अगर किसी का है तो 20 मिनट और 25 मिनट, इसमें आप कंटिन्यूअस फोकस्ड रहकर कुछ पढ़ सकते हैं। उसके बाद में फिर अगर आपका टाइम ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो एवरेज टाइम यही है कि 20-25 मिनट्स। और शायद इसीलिए स्कूल की जो क्लास वगैरह जो होती है वो भी 30 मिनट्स, 35-40 इस तरह से होता है। फिर उसमें अटेंडेंस भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो अगर आपका टाइम जो है वो दैट इज 25 मिनट्स, जिसमें आप बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ते हैं, तो आप 25 मिनट्स सेट कर लीजिए। ऑन पेपर आपका टारगेट है 6 घंटे का, लेकिन आपका ब्रेन है ना, वो आपको 7-6 घंटा जैसे ही उसको आप बोलोगे वो मचलने लगेगा, अरे 6 घंटा कैसे पढ़ेंगे। जैसे अगर क्लास में कोई टीचर आके ये कहे कि भाई मैथ्स का टीचर आपको आके ये कहे कि आज पूरा दिन मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो शायद अब क्या होगा, फौरन आप डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर टीचर ये कहे नहीं मैं सिर्फ 20 मिनट्स लूंगा एंड देन आई विल गो, तो हम फौरन तैयार हो जाते हैं, और सिर्फ 20 मिनट्स है बस। या एक एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूं कि जब हम छोटे थे, छोटे से बच्चे बीमार होते थे, अम्मी क्लिनिक लेकर जाती थी और वहां से दवाइयाँ लाती थी। डॉक्टर भी एक दवा तो देता नहीं, वो कई दवाइयाँ एक साथ देता है। अब माँ क्या करती है, अपने बच्चे को पहले बिठाती, दवा पीने के लिए नहीं बुलाती, बुला के बिठाएगी, थोड़ा सहलाएगी, उसके बाद में एक दवा निकाली, एक ही बोल के पिला देगी। फिर उसके बाद हम थोड़े नॉर्मल होंगे, कैसे बहुत मुश्किल से घूंट अंदर लिया, फिर दूसरी दवा निकालेगी। इस तरह से हमारा ब्रेन है ना, दिस इज ऑल्सो, ये ब्रेन भी चाइल्ड की तरह, बच्चे की तरह। इसको अगर आप 6 घंटा बोलोगे तो ये होगा कि भाई अपने से नहीं होने वाला, वो डिस्ट्रैक्ट होने वाला। इसको हमको ये बोलना है कि भाई 25 मिनट्स तू कर लेता है ना, चल 25 मिनट्स ही पढ़ेंगे, 25 मिनट्स में बाकी कुछ नहीं करेंगे। करना आपको 6 घंटा ही है, लेकिन जैसे ही आपका 25 मिनट्स होता है आप उसको अलार्म रखो। अच्छा, अलार्म रखने में एक सजेशन मेरा ये है, मोबाइल का अलार्म मत रखो। उसका रीजन ये है कि मोबाइल में इतनी सारी चीजें हैं, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। आज हमारी जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है, लेकिन कंट्रोल यूज करना भी उसका जरूरी है।
वो मत रखिए। आप एक घड़ी वाला जो अलार्म होता है ना, क्लॉक अलार्म, उसको आप अपने टेबल पे रखिए। बल्कि रात में जब सोने के लिए भी, सोने को भी हम जाते हैं, अलार्म लगाते हैं, तो वो पुराना जो अलार्म जो क्लॉक वाला होता है वो मिलेगा, आज भी मिलेगा मार्केट में। उसको अगर हम रखें ना, तो इस तरह से हम हमारा जो सोशल मीडिया का यूज है, जो मोबाइल का यूज है, सेलफोन का जो यूज है, इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो अलार्म रखें। जैसे ही 25 मिनट्स होता है, अपनी स्टडीज को आप बंद कर देंगे। 5 मिनट का ही ब्रेक लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। ये पोमोडोरो बताता है। अब इसमें खास बात क्या है, तो वो खास बात अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये 25 मिनट्स भी जब आप बैठोगे ना, तो 5-10 मिनट के बाद में कोई ना कोई चीज आपके जहन में आएगी, कोई ना कोई चीज जहन में आएगी। अरे यार, टेस्ट सीरीज में तो हम हार गए, वनडे का भी लास्ट मैच है, स्कोर तो देख लूं, कोहली ने कितना स्कोर किया था देख लूं, नया कैप्टन जो बना है उसने क्या किया जरा देख लूं जाकर। ये चीजें जहन में आएंगी। अरे फला मेरे दोस्त की बुक मेरे पास है, वो देने का है, उसकी स्टडीज का क्या होगा। ये तमाम चीजें जहन में आने लगेंगी। आपको उसके लिए उठना नहीं है। एक और ब्लैंक पेपर रखना है, जिसको हम कहेंगे इन्वेंट्री लिस्ट। यानी जो कुछ आपके जहन में आ रहा है, उसको आपको उसमें क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। उठना नहीं है उसके लिए, उसको नोट कर लेना है। और जैसे ही आपके 25 मिनट्स हो जाते हैं, अलार्म बज जाता है, फौरन आप उठेंगे। वो इन्वेंट्री लिस्ट का को आप गौर से देखेंगे, तो आप इस चीज को महसूस करेंगे कि जिस चीज के लिए आपका ब्रेन आपको उठवा रहा था, वो चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, या अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो विद इन दैट 5 मिनट्स आप उसको कर लीजिए। इस तरह से 25, 25, 25, 25, बीच बीच में 5 मिनट्स का क्या, ऐसे आप 6 घंटे क्या 7-8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक मैंने आपको सिखाई, जिसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। एक और चीज मैं आपको बोलता हूं, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि आपका गोल्डन आवर, फाइंड योर गोल्डन आवर। यानी आपका ऐसा स्टडी का टाइम पूरे दिन में जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप बहुत एफिशिएंसी के साथ में बहुत इफेक्टिवली स्टडी करते हैं। वो टाइम आपका, अगर आपने थोड़ा सा गौर किया होगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने मेरी स्टडीज जब मैं करता था, आज भी जब हम पढ़ते हैं, तो मगरिब बाद का जो टाइम होता है ना, मेरे लिए वो सुपर टाइम होता है। एक तो सुबह फजर बाद का, दूसरा मगरिब बाद। लेकिन फजर बाद चूंकि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी डिस्टर्ब हो गई है, रात में कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, शिफ्ट ड्यूटी है, तो इस वजह से मुमकिन नहीं होता। लेकिन मगरिब बाद का जो मेरे लिए, दैट इज फॉर मी नॉट फॉर यू। आप अपना गोल्डन आवर खुद डिफाइन करें, खुद उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उसको पहचान लेना, अपने गोल्डन आवर को पहचानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपका गोल्डन आवर होगा ना, उसमें आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। वो सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट पड़ता है, उसको आपको उस गोल्डन आवर में पढ़ना है। और मैं आपको गोल्डन आवर अगर कोई सजेस्ट करूंगा, अगर आपका कोई गोल्डन आवर अब तक नहीं है, आपको अगर मैं सजेस्ट करूं, तो अर्ली मॉर्निंग टाइम, फजर की नमाज के लिए जब हम उठते हैं, वो टाइम, दैट इज द बेस्ट टाइम। इवन मैंने जहां कहीं भी स्टूडेंट से पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ स्टडी, तो हर बच्चा ये जवाब देता है अर्ली मॉर्निंग। लेकिन जब हम ये पूछे कि कितने उठते हैं या कितने उस वक्त पढ़ाई करते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों का हाल और हम जैसों का हाल भी यही है कि फजर के लिए उठते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। हालांकि ये टाइम ऐसा टाइम है ना कि इससे हमको बरकत हासिल करनी चाहिए। ये टाइम इतना प्रोडक्टिव, इसमें इतनी प्रोडक्टिविटी क्यों है आपको पता है? इसमें इतनी एफिशिएंसी क्यों है? इसमें हम इतने इफेक्टिव क्यों हो जाते हैं आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। साइंटिफिक रीजंस आप कहीं से ही मालूम कर लेंगे, लेकिन इसके मैं स्पिरिचुअल रीजंस आपको बताता हूँ कि इस वक्त के लिए हमारे आका ने हमारे लिए रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए दिन के आगाज में बरकतें अता फरमा, दिन के आगाज में बरकतें अता, सुबह के वक्त। इसलिए मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, बच्चों कुछ भी हो जाए अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने वाले बनो। हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेट नाइट पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपकी आदत अब तक नहीं बनी है तो उसको चेंज करने की आप कोशिश करें। उसको थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग आप पढ़ने की कोशिश करें। उस वक्त बिल्कुल साइलेंस होता है, जहन बिल्कुल फ्रेश होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करोगे तो इंशाल्लाह होगा, हुजूर की दुआ की बरकत मिलेगी इंशाल्लाह। तो अर्ली मॉर्निंग ये टाइम है। तो अपने गोल्डन आवर को आइडेंटिफाई करना, जो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है, जिसमें आपका दिल लगता है, बिल्कुल कुछ करने का दिल होता है, तो उस वक्त आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को रखें, ऐसे सब्जेक्ट्स को रखें जो आपके लिए डिफिकल्ट जाते हैं, और उसको आप पढ़ने की कोशिश करें। ये एक टेक्निक हो गई। हम डिस्ट्रैक्शन को किस तरह से अवॉइड करें, किस तरह से ओवरकम करें, ये सीख रहे हैं।
दूसरी मैं एक टेक्निक और आपको बताऊंगा। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करना कैसे कि जिससे डिस्ट्रैक्शन को हम दूर कर सकें। किताब जो है जिससे हम पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक या कोई भी बुक, रेफरेंस बुक हम जो पढ़ रहे हैं, जिससे हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, होता ये है कि हम डायरेक्ट बुक लिए और बुक लेने के बाद में डायरेक्ट चैप्टर खोले और सीधे पढ़ना शुरू हो गए, है ना, सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं। यह एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं, बुक जब पढ़ी जाए तो किस टेक्निक से पढ़ी जाए। एक कोड है जिसको हम कहते हैं SQ3R, SQ3R, SQ3R। Now what is this SQ3R? इस पे प्रैक्टिस करें इसकी, इंशाल्लाह इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। करना क्या है मैं आपको बताता हूं। S इज फॉर सर्वे, सर्वे जी, सर्वे। सर्वे का मतलब समझते हैं ना, कि जस्ट टू सी, के अगर मैंने कहा कि भाई फला क्लास का सर्वे कर लीजिए, तो आप जाके देखेंगे उसमें कि कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे बैठ सकते हैं, बोर्ड की कंडीशन क्या है, इसको हम ओवरव्यू, एक सर्वे। उसके बाद क्या है, Q फॉर क्वेश्चन। 3R क्या है, फर्स्ट R इज फॉर रीड। अब आया रीड, जिसको हम पहले कर लेते हैं, रीड। सेकेंड R इज फॉर रिकॉर्ड एंड थर्ड R इज फॉर रिवीजन, रिव्यू करना या रिवीजन करना। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उम्मीद है कि आप मेरे सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, आपको सीख रहे हैं। सर्वे का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई चैप्टर पढ़ना या एकेडमिक ईयर जब स्टार्ट हुआ है, नई नई बुक्स आपके पास आई हैं, तो पहले बुक का सर्वे करना कि इस बुक में एग्जैक्टली है क्या। साइंस 2 है तो इसमें एग्जैक्टली है क्या, साइंस 1 में क्या है और साइंस 2 में क्या है, ये तो पता होना चाहिए। वो डिफरेंस क्या है, क्यों इसको अलग किया गया, 1 और 2 क्यों अलग किया गया, ये तो पता होना चाहिए। तो उसको कब पता होता है, जब सर्वे करेंगे। आप सिर्फ इंडेक्स देखेंगे कि एग्जैक्टली इसमें आ क्या रहा है। और अगर आप पढ़ने बैठ रहे, किसी चैप्टर को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना है, ये सबक पढ़ना है, तो उसका सर्वे क्या है, उसमें सब टॉपिक्स क्या है, उसमें सब टॉपिक्स क्या है। जैसे आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं, फिसागोरस का मसला पढ़ रहे हैं, तो पहले उसको खोल के हम देखेंगे कि भाई इसमें बात किसकी हो रही है, क्या है। तो कायमतुज जाविया मुसल्लस है ना, 90 डिग्री का जो ट्रायंगल होता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो बाकी सब ट्रायंगल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे अब जब भी बात होगी तो कायमतुज जाविया मुसल्लस की बात होगी, 90 डिग्री ट्रायंगल की बात होगी। तो ये कब पता चलेगा, जब आप सर्वे करेंगे। अब फिर फौरन आप क्या करेंगे, जब सर्वे करेंगे, यानी कौन कौन से इसमें सब टॉपिक्स हैं, उसको जब आप देखेंगे टॉपिक क्या है और सब टॉपिक्स क्या है, तो आपके जहन में फौरन क्वेश्चन आएगा कि कायमतुज जाविया मुसल्लस, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री ट्रायंगल जो होता है, ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में पहले मैंने क्या पढ़ा है, वो चीजें आपको रिकॉल होने लगेंगी। तो दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, कि इसके बारे में पहले से मैं क्या जानता हूं, इसको कहते हैं क्वेश्चन करना। ये हो गया। अब आपने अपने आप को वार्म अप कर लिया, जैसे वर्कआउट से पहले हम अपने आप को वार्म अप करते हैं, तो ये भी वार्म अप हो गया आपका। क्या अब आपने अपने आप को क्या कर लिया, वार्म अप कर लिया। पहले सर्वे कर लिया, फिर क्वेश्चन कर लिया, क्या इसके बारे में पहले से मुझे कुछ पता है, या कुछ टीचर ने पढ़ाया था इसके बारे में, या पहले मैंने कुछ सुना था इसके बारे में। तो ये अपने आप को आपने प्रोग्राम कर लिया, आपने, आपकी प्रोग्रामिंग हो गई, आप उसके लिए तैयार हो गए। आप उसके लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। अब आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए। अब आप यू विल फाइंड डिफरेंस, आपको डिफरेंस पता चलेगा पहले की रीडिंग में और अभी की रीडिंग में। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लग रही है उसको रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड इन द सेंस उसको अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर दीजिए, या उसको सेपरेट नोटबुक में लिख लीजिए। जो आप अपना नोट्स बनाते हैं उसमें आप उसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। और जब आपकी पढ़ाई फिनिश हो गई, आपका 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा जो आपने प्लान किया था वो हो गया, तो उसको आप ऐसा करें कि अब आप अपनी आंखों को या तो बंद कर लें, बंद करके जस्ट रिकॉल करने की कोशिश करें आपने पढ़ा क्या था, क्या क्या सीखा मैंने। या ये भी कर सकते हैं, या फिर ये करें कि जो कुछ आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लें, उसको रिवाइज कर लें। दिस इज कॉल्ड एज रिव्यू और रिवीजन। ये टेक्निक से जब आप पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये हमने एक और टेक्निक सीखी, दैट इज कॉल्ड एज SQ3R। एक टेक्निक और मैं आपको बताता हूं, और वो टेक्निक है मेक इट इजी। यानी जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको इजी करने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज इजी होती है ना, उसके लिए आदमी
उतावला होता है, करना चाहता है उसको, और जो डिफिकल्ट होती है उससे भागते हैं हम। ये हमारी साइकोलॉजी है, हम भागते हैं उससे। तो उसको इजी करने की कोशिश करें। आपने कई मरतबा सलमान पिट्टीवाला सर से भी इसके बारे में सुना होगा, और मैंने भी कई मरतबा बताया है कि पीरियोडिक टेबल का एक ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, स्कूल में हमने याद किया था, आज तक याद है। पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं, लेकिन वो एक ग्रुप याद है। वो कौन सा ग्रुप? हैलोजन ग्रुप। कैसे याद है? फर्स्ट क्लास बिरयानी आई, मतलब फर्स्ट यानी एफ, एफ फ्लोरीन, क्लास क्लोरीन, बिरयानी ब्रोमीन, आई आयोडीन। इस तरह से याद हो गया, आज तक याद है, क्योंकि हमने उसको इजी करके पढ़ा। तो जब आप किसी चीज को इजी करने की कोशिश करते हैं या उसमें थोड़ा सा एंजॉयमेंट लाते हैं, कुछ हंसी की चीज उसमें लाते हैं, वो चीज आपको हमेशा याद हो जाता है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जो मैंने इससे पहले कई प्रोग्राम्स में दी है, लेकिन फिर आपके सामने रिपीट करता हूं। एसेसिनेशन, ASSINATION, एसेसिनेशन। एक क्लास टीचर ने अपने बच्चों को होमवर्क दिया, बच्चों को कल ये स्पेलिंग इसकी याद होनी चाहिए। बच्चे घर पे गए, जाके मेहनत किया जैसे हम करते थे, ASSASSASSASSINATIO एंड दिस इज द वे जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली। इस तरह से हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं। याद हो गया, याद हो गया। अब ये एक धोखा होता है हमारे साथ कि हमको याद हो गया, है ना। दो चीजों से अकल बढ़ती है, एक बादाम खाने से, दूसरा धोखा खाने से। तो ये धोखा हो गया हमारे साथ, हमको लगता है याद हो गया, लेकिन दूसरे दिन जब टीचर के पास हम जाते हैं, टीचर ने कहा ये सुनाओ जरा, बताइए क्या याद किया आपने। खड़े हुए बिल्कुल जोश में, ASSASSASS, फिर ऐसे सर पे हाथ रख के, अगर लड़की है तो छी बाबा बोल के बैठ जाएगी, और लड़का है तो सर पे हाथ रख के शो करेगा कि सर मैंने याद किया था। अब क्या करें हम। तो टीचर ने कहा कि बच्चों, मैं तुमको याद करने का एक बेस्ट वे सिखाता हूं, जिससे इसकी स्पेलिंग आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलो। टीचर ने कहा इसको ऐसे याद करो, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, मेरे ऊपर पूरा देश। मैं बिल्कुल श्योर हूं और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहता हूं, आपको ये जुमला अभी याद हो गया होगा, जबकि आपने कभी बैठ के उसको लिखा नहीं। गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, मेरे ऊपर पूरा देश। उसको 10 बार ना लिखा, ना 100 बार उसको आंख बंद करके पढ़ा है, बिल्कुल हिलते हिलते नहीं किया। एक सेंटेंस याद हो गया, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, मेरे ऊपर पूरा देश। अब इसका मतलब क्या है? बच्चे हंसने लगे, बोले सर ये क्या है? तो बोले पहले बोल के सुनाओ जो बताया मैंने। बच्चों ने बोला गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, मेरे ऊपर पूरा देश। तो बच्चों ने कहा कि सर बताइए इससे एसेसिनेशन का क्या रिश्ता है। तो सर ने कहा कि देखो ASS, इसका एक मतलब गधा भी होता है। तो गधे के ऊपर गधा, ASS प्लस ASS, गधा, ठीक है। गधे के ऊपर गधा, फिर आई यानी मैं, और फिर नेशन यानी देश। तो इस तरह से आप अपनी टेक्निक निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसको वही टेक्निक फॉलो करनी है, ऐसा नहीं। आप अपनी खुद की टेक्निक निकाल सकते हैं। अपनी खुद की टेक्निक निकालिए, लेकिन उसको इजी करके याद कीजिए। इजी करके उसको याद करिए, और उसको जब आप इजी करके याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये एक टेक्निक मैंने आपको यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन से बचने में के इस सेशन में आपके सामने पेश की। एक लास्ट टेक्निक, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें मैं आपको बताता हूं, दैट इज होप। इस होप में ई नहीं है, उम्मीद को इंग्लिश में कहते हैं होप, लेकिन ये जो होप है HOP, होप, इसका मतलब क्या है इसको मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब है आर ऑफ पावर, यानी पहले आपने गोल्डन आर देखा था ना, तो गोल्डन आर का मतलब ये है कि जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, आपका वो ऐसा टाइम है जिसमें आप फोकस्ड रहते हैं, कुदरती तौर पे आप फोकस्ड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। इससे आर ऑफ पावर डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, एक सोच आपको दे रहा हूँ। मुझे बताओ, साल भर जब हम पढ़ते हैं और एग्जाम के वक्त जब हम पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है कि जो चीज हमसे साल भर कवर नहीं होती, सेमेस्टर पैटर्न अगर है, तो जो चीज हमारी 4-5 महीनों में कवर नहीं होती, वो एक दिन में कवर हो जाती है। होता है हमारे साथ, क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं, सीरियस होते हैं। डर होता है कि अगर अभी नहीं पढ़ूंगा तो कल क्या होगा। फाइनली बात वही शुरू की आ गई, ड्राइविंग सीट पर आप आ जाते हैं कि नजर हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। तो ये आर ऑफ पावर क्या है? आर ऑफ पावर ये है कि जैसे आप एग्जाम में सीरियस होते हो, बिल्कुल
घड़ी पे आपकी नजर होती है, पानी की बोतल साथ में होती है, पेंसिल, पेन, एवरीथिंग सब रेडी होता है। बिल्कुल एक पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठे होते हो, ऑर्गेनाइज बैठे होते हो। ऐसे ही आपको अपने घर में 3 आवर्स डिफाइन करने हैं। 3 आवर्स नहीं कर सकते, 1 आवर डिफाइन करनी कि भाई ये मेरा आवर ऑफ पावर होगा। 2 आवर्स डिफाइन कर लीजिए, आप अपनी सहूलत से कर लीजिए, लेकिन एक आवर ऑफ पावर डेली का आपको डिसाइड करना है कि दिस विल बी माई आवर ऑफ पावर। इसमें मैं अपने घर वालों को बोल दूंगा मोबाइल ऑफ। एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल ऑफ होता है। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, वैसे आपको घर में बैठना है। मोबाइल ऑफ रहता है, पहले से पानी वगैरह पी के रहते हैं, पेंसिल पहले से शार्प करके रखते हैं, पेन पहले से चेक करके रखते हैं, सब कुछ पहले से तैयारी होती है। ऐसे ही पहले से आपको तैयारी करके ऑर्गेनाइज टेबल पे ऐसे बैठना है जैसे आप एग्जाम देने के लिए बैठते हैं। और बिल्कुल वॉच पे भी नजर रखनी है, घड़ी पर, कि यहां पर मुझे इतने टाइम में इसको कवर करना है। और जैसे टाइम निकल जाएगा, पेपर छीन लिया जाएगा, ये फीलिंग से आप जल्दी करने की कोशिश करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आपको वहां पर स्टडीज करनी। ये है आवर ऑफ पावर। इस पर भी आप अमल कीजिए। और अगर इन तमाम टेक्निक्स के फीडबैक्स आपको अच्छे मिलते हैं, इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, तो कमेंट बॉक्स के जरिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर छोड़ें, या फिर हमारे साथियों को कांटेक्ट करके आप जरूर बताएं। इससे हमको हौसला मिलेगा और हमको पता चलेगा कि माशाल्लाह जो टेक्निक्स हम मेहनत करके आपके सामने लाए हैं, तो उससे आपको फायदा हो रहा है। ये जो हमने बात की, ये बातें ऐसी थी जिसका ताल्लुक इंटरनल फैक्टर से भी था, एक्सटर्नल फैक्टर से भी था। अब एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे साथ जो होता है वो है नॉइस का और इसका, यानी मोबाइल फोन का। ये हमारे लिए ज़रूरी भी है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, आपने लगा दिया नेविगेशन, आपको पता है कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, कितनी देर में पहुंचेंगे, ये रास्ते पे ट्रैफिक है, इस पे नहीं है, इस तरह से सब पता चलता है। तो ये आज हमारी ज़रूरत बन गया है। तो ज़रूरत तो बन गया है, लेकिन कभी कभी इसमें हम ऐसा पड़ जाते हैं कि बिल्कुल उसके अंदर चले जाते हैं। इसको कैसे कंट्रोल करना, इसको यूज तो करना। आजकल ऑनलाइन क्लास हो रही है भाई, टेक्स्ट बुक से ज्यादा यूट्यूब के वीडियोस से हमको सीखने मिल जाता है, और एक अच्छा हमको कंसेप्चुलाइजेशन मिल जाता है, अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है किसी भी कॉन्सेप्ट की। तो यूट्यूब पे तो जाना है, उस पे जाना है, तो इस पे तो जाना है, क्या करें। लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल यूज करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं, और फिर मैं अपने सेशन को कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। मैं समझता हूं आज के लिए इतना बहुत होगा। ऐसे सेशंस हम आपके सामने लाते रहेंगे। और अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है भी ना, तो मैं स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा, डोंट वेट फॉर दीज टाइप ऑफ सेशंस। हम आपके लिए अवेलेबल हैं, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। करना क्या है, इसको यूज कैसे करना, तो चंद टिप्स मैं आपको देने की कोशिश करूं। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपके मोबाइल फोन में कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे व्हाट्सएप पे नोट्स शेयर किए जाते हैं, तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन इंस्टाग्राम पे हमारे बच्चे अगर अपना वक्त जाया कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इंस्टाग्राम मैं समझता हूँ इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, फेसबुक इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, तो हम इस एप्लीकेशन को क्यों रखें, इसको निकाल देते हैं अपने मोबाइल से। एक सजेशन और मैं दूंगा, सेल फोन आपका खुद का पर्सनल ना हो, आपके वालिद साहब का हो या फैमिली फोन हो जो घर में रहता है। ऐसे फोन पर अगर आप ये नंबर अगर आप शेयर करेंगे टीचर्स के साथ, स्कूल वालों के साथ, तो होगा ये कि उस पर पेरेंट्स की भी नजर होगी और आपको एक डर भी होगा कि इसमें मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकता हूं। तो एक कंबाइन यूज वाला जो फोन होता है, ऐसे फोन पर पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करूंगा अपने नंबर शेयर करें और बच्चों को वो फोन दें। ये मेरा एक ओपिनियन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इससे ये होगा कि अननेसेसरी जो यूज बच्चों के जरिए हो जाता है, कभी कभी बच्चे चाहते नहीं है, लेकिन इसमें है ही ऐसा अट्रैक्शन के आदमी चला जाता है। यूट्यूब पे चले गए तो एक देखेगा दूसरा, दूसरा देखेगा तीसरा, ऐसे वो उसके अंदर चले ही जाते हैं हम। तो अब चूंकि वो हमारी जरूरत भी है, इसलिए चलो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक कंट्रोल यूज हम कर सकते हैं। हमारे रजा मुल्ला सर बताते हैं हमें कि उनके पास एक एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं जो आपको एक ड्यूरेशन तक के यूज
करने को अलाउ करता है, और जैसे ही वो ड्यूरेशन हो जाता है तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपका ओपन ही नहीं होगा। जैसे व्हाट्सएप, आप एक टाइम उसमें सेट कर लीजिए कि भाई डेली दिन का मैं सिर्फ 1 आवर ही व्हाट्सएप को दूंगा, उससे ज्यादा मुझे जरूरी नहीं है। या फिर अगर आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं और व्हाट्सएप पे ही नोट्स आते हैं, आपको लगता है भाई 4-5 घंटा लगता है, उतना आप सेट कर लीजिए। उससे ये होगा कि थोड़ा सा कुछ नोटिफिकेशन आया और फट से आप मोबाइल की तरफ नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो टाइम उसमें ऐड हो रहा है। तो इससे ये होगा कि आपका यूज कंट्रोल वे में हो जाएगा और आप उसके एडिक्शन उसका आपको नहीं होगा। तो पहली चीज ये कि जो ज्यादा अपने लिए नेसेसरी नहीं है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा आपको। अच्छा लगता है, आप मैं जानता हूँ इंस्टाग्राम पे जाके अपने फोटोज डालना, शेयर करना, ये सब आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी, तब हम डिस्ट्रैक्शन से फाइट कर सकते हैं और सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। कुर्बानी देनी पड़ेगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज भलाई तक नहीं पहुंचोगे, हरगिज कामयाब नहीं होगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज को खत्म नहीं कर देते हो, कुर्बान नहीं कर देते हो अल्लाह की राह, कुर्बान नहीं कर देते हो। तो कंट्रोल यूज करने के लिए वो एप्लीकेशंस जिसका आपसे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है उसको आपको डिलीट कर देना। एज अ स्टूडेंट जरूरत क्या है उन चीजों की, उसको आपको हटा दीजिए। अपने स्कूल का एप्लीकेशन अगर कोई है उसको रहने दीजिए। अगर स्कूल के एप्लीकेशन में सब कुछ आ जाता है तो मैं कहता हूं फिर ज्यादा व्हाट्सएप पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर करूं क्या, मैसेजेस इतने आते हैं कि देखना ही पड़ता है। तो मैं कहता हूं मैसेजेस आने में प्रॉब्लम नहीं है, आपके बार बार देखने में प्रॉब्लम है। आप जो रिप्लाई कर रहे हैं ना तब मैसेज आ रहे हैं। आप अगर पीछे से मुझे कोई आवाज दे रहा है, मूसा भाई मूसा भाई मूसा भाई, मैं रिप्लाई नहीं करता, तो वो आवाज देता बैठेगा क्या 100 टाइम, 70 बार, 100 बार? नहीं देगा आवाज, बल्कि वो समझ लेगा इनको आवाज नहीं जा रही है, या फिर वो समझ लेगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है जवाब देने में, तो वो मुझे आवाज ही नहीं देगा। इसको हम कहते हैं, ये लास्ट टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी इम्पैक्ट का मतलब ये होता है, जैसे मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, जब भी कोई नया अचीवमेंट होता है, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होता है, कोई अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, तो कॉर्पोरेट्स में पार्टीज अरेंज की जाती है। अब मेरी आइडेंटिटी ये है कि मैं ऐसी पार्टीज में नहीं जाऊंगा जहां पे अल्कोहल का कंजम्पशन हो रहा है, जहां पे खलत मलत हो रहा है मर्दों का, औरतों का। ये मेरी आइडेंटिटी है, तो मुझे उसके लिए कंसीडर ही नहीं करते। मेरा बॉस मुझे बोलेगा ही नहीं कि अरे आ रहा है ना, नहीं बोलेगा, उसको पता है कि ये नहीं आने वाला है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी इम्पैक्ट। तो आप अगर मैसेजेस का रिप्लाई 2-2, 3-3 दिन तक देते ही नहीं हो तो आपको कोई मैसेज करेगा ही नहीं, अननेसेसरी मैसेजेस बच जाएंगे, आपको सिर्फ वही मैसेजेस आएंगे जो मैसेजेस जरूरी है। तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना बहुत है, और भी बहुत सारी चीजें आपकी खिदमत में पेश करने के लिए टीम एसडीआई उम्मीद ने तैयार रखा है, आप उससे इस्तेफादा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपने पसंद किया होगा और इस पर आप अमल करेंगे इंशाल्लाह। रही बात नॉइस की, नॉइस भी मैंने एक फैक्टर कहा था कि नॉइस का क्या करें, तो नॉइस के लिए आप ही को फाइट करना पड़ेगा। आपको ऐसे एक आइसोलेटेड एरिया का सिलेक्शन करना पड़ेगा जहाँ पे आवाज़ वगैरह नहीं आती, या फिर आप ये कर सकते हैं कि वो ईयरबड्स आते हैं जिसको आते हैं मेडिकल वगैरह में, आप अगर जाओगे तो मिलता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की देयर आर सो मेनी थिंग्स, अगर चाह है तो राह है, ऐसी बहुत सारे सोल्यूशन आप खुद के निकाल सकते हैं और आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको खूब कामयाबी, हमारे हर बच्चे को, हर तालिबे इल्म को खूब कामयाबियों से नवाजे। आज के लिए इतना बहुत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।